हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि। ये कोर्स 2 के यूनिट 3 का टॉपिक है। ये 2 भागों में होगा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, अर्थात ब्रिटिश कालीन शिक्षा की नीतियाँ जो थी वो उसके 2 चरण 2 भाग में है, क्योंकि एक भाग में वीडियो बनाने से बहुत ही लंबा हो जाता है। और अगर आप बीएड के सिलेबस को हिंदी में समझना चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि। हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात से होता है। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा पत्र प्राप्त करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और 1765 से पूर्व कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से व्यापार पर ही केंद्रित था। अर्थात ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ये व्यापार करने के लिए हमारे देश में आई थी और 1765 से पहले उनका ध्यान केवल व्यापार पर ही केंद्रित था और जनसाधारण की शिक्षा में उन्हें कोई विशेष रुचि नहीं थी। इसने केवल अपने कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिए चैरिटी विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को 3R अर्थात रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक पढ़ने लिखने, साधारण गणित और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी और ईसाई मिशनरी शिक्षा देने का कार्य करते थे। उस समय कुछ स्कूल स्थापित किए गए थे जो ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जाते थे और उसमें 3R की शिक्षा दी जाती थी और साथ साथ ईसाई धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा स्थानीय भाषा के माध्यम से दी जाती थी, अर्थात 1765 से पूर्व कंपनी की शिक्षा नीति जो बच्चे थे, कंपनी के कर्मचारियों के बच्चे थे, उनको प्राथमिक शिक्षा देने तक ही सीमित रही थी। अब हम देखते हैं प्रथम चरण, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा नीति का आरंभ। ब्रिटिश कालीन जो भी अंग्रेज थे उनकी शिक्षा नीति का आरंभ कैसे हुआ। तो 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ और पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला के पराजय एवं अंग्रेजों की विजय और 1765 में शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व लेने का अधिकार प्राप्त करने के पश्चात देश के पर्याप्त भूभाग में अंग्रेजों का या फिर पर्याप्त भूभाग में के जो शासन की बागडोर थी वो कंपनी के हाथ में आ गई और अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक हो गया। जैसे शुरुआत में तो इन्होंने केवल अपने कंपनी के कर्मचारियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और ईसाई मिशनरी द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनके हाथ में आ गई तब वो अपने शासन की बागडोर को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए, चिरस्थायी बनाने के लिए भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान देना उन्होंने आवश्यक समझा और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा नीति का आरंभ हुआ और इस नीति के अंतर्गत 1833 ईस्वी तक कुछ उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे कि कलकत्ता मदरसा 1781 में, बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, पूना संस्कृत कॉलेज 1821। अब हम इससे आगे देखते हैं। 1813 का आज्ञा पत्र। तो ये जो संस्थाएं स्थापित की गई, अभी हमने देखा कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज और पूना संस्कृत कॉलेज। तो ये जो संस्थाएं थी, इन संस्थाओं के सम्यक संचालन एवं मार्गदर्शन के लिए
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में कंपनी को चार्टर प्रदान किया, जिसके अनुसार भारत में शिक्षा का प्रसार करना कंपनी का उत्तरदायित्व माना गया। इस आज्ञा पत्र में यह कहा गया कि साहित्य के पुनरुद्धार और समुन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों में विद्वानों के ज्ञान का प्रसार एवं विकास करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि पृथक रखी जाएगी और व्यय की जाएगी। और इस आज्ञा पत्र ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ा। अर्थात ये जो आज्ञा पत्र था 1813 का, इसमें कहा गया कि जो साहित्य है उसके पुनरुद्धार के लिए और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों में विद्वानों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि रखी जाएगी और उसका व्यय किया जाएगा इस कार्य हेतु। अब ये जो निर्णय हुआ तो इसने भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद को जन्म दिया। अब देखते हैं कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद है क्या। 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा पर वर्ष में 1 लाख रुपए खर्च करने का जो प्रावधान किया गया था, उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इस 1 लाख की धनराशि को कैसे या किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के कर्मचारियों में विवाद उत्पन्न हो गया। इसमें 2 दल थे, प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी अर्थात जो भारतीय विद्वान थे वो, पाश्चात्यवादी जो ब्रिटिश शासक या फिर जो अंग्रेजी विद्वान थे, अंग्रेजी भाषा के पाश्चात्य विद्वान थे वो। मतलब ये दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया कि किस तरह की शिक्षा या साहित्य पर, उसके प्रचार प्रसार पर ये 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च किया जाएगा। देखते हैं विवाद के मुख्य कारण। 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में प्रयुक्त शब्द साहित्य और विद्वान को लेकर उपरोक्त दोनों दलों में मतभेद था। प्राच्यवादियों के अनुसार साहित्य का अर्थ है अरबी और संस्कृत साहित्य और विद्वान का अर्थ है अरबी या संस्कृत के विद्वान। जो भारतीय थे विद्वान, वे सोच रहे थे कि ये जो साहित्य शब्द का यूज किया गया है उसका अर्थ है अरबी और संस्कृत साहित्य और विद्वान का अर्थ है अरबी या संस्कृत के विद्वान। वही जो पाश्चात्यवादी दल के थे उन्होंने सोचा कि पाश्चात्यवादी दल के लोगों का मानना था कि साहित्य में अंग्रेजी का भी स्थान है। प्राच्यवादी दल में कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे तथा पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के नवयुवक कर्मचारी थे। प्राच्यवादी संस्कृत, अरबी, फारसी के माध्यम से प्राचीन ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे, परंतु जो पाश्चात्यवादी थे वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की